हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे विलेयता और हेनरी लॉ। ठीक है बच्चों, सब लोग आपने अपना पेन और कॉपी लेके तैयार होकर बैठे। आज हम वो कुछ मज़ेदार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ, यानी विलेयता और हेनरी लॉ के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि विलेयता क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो आपने अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सॉल्यूशन के विषय में पढ़ा है। और सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ाया आपको कि जब किसी सॉल्वेंट में यानी विलायक में जब सॉल्यूट मिला देते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब हमको ये देखना है कि अगर किसी सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट मिला सकते हैं, मतलब वो जो आपका विलायक है उस विलायक में कितना विलेय घोला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होती है इसको बोलते हैं विलेयता। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, जब किसी सब्सटेंस को उसके विलायक में घोलते हैं तो उसके घुलने की एक निश्चित सीमा होती है। ठीक है, तो ये निश्चित सीमा को उसके विलेयता के नाम से जाना जाता है। तो विलेयता की जो डेफिनेशन है वो क्या है? विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी किसी निश्चित तापमान और दाब पर, मतलब आपको जो टेम्परेचर है यानी ताप है और जो प्रेशर है दाब है उसको निश्चित रखना है। विलायक की एक निश्चित मात्रा लेना है। ठीक है, विलायक की मात्रा कैसे लेना है? निश्चित मात्रा लेना है। और निश्चित मात्रा में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ है कि हमको टेम्परेचर यानी तापमान और दाब इसको निश्चित रखना है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि एक सॉल्वेंट लेना है जिसकी मात्रा निश्चित हो। निश्चित मात्रा से मतलब 1 लीटर, 100 ग्राम, कुछ भी ले सकते हैं। और उसमें हमें क्या करना है? विलेय को घोलना है। तो हमें देखते हैं कि उस विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा उसमें घोली जा सकती है, मतलब किस मात्रा तक उसको घोला जा सकता है कि अब वो घुलना बंद हो जाए। तो यह उस पदार्थ की या उस विलेय की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। सपोज हमने क्या लिया, मान लीजिए 1 लीटर यहाँ पे पानी लिया। 1 लीटर हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, H2। ठीक, अब इसके अंदर कोई सॉल्ट को हमने डिजोल्व किया। सॉल्ट मतलब हमारा क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? विलेय हो गया। तो हम ये देखेंगे कि इसमें जब हम उसको घोलेंगे, सॉल्ट को इसमें डालेंगे, तो सॉल्ट को कितनी मात्रा उस सॉल्ट की इसमें घोली जा सकती है। ठीक, अपनी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एक निश्चित तापमान पर और दाब पर, मतलब हमको टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलेयता होती है, टेम्परेचर और प्रेशर से प्रभावित होती है। अलग अलग ताप पर, अलग अलग दाब पर पदार्थों की विलेयता अलग अलग होती है। ठीक ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी मोल क्यूबिक डेसीमीटर, मोल प्रति क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ पे DM-3, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोल पर लीटर, क्योंकि पदार्थ की मात्रा किस में लेते हैं? हम मोल में लेते हैं। क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब 1 लीटर, तो हम यहाँ पे लीटर भी ले सकते हैं। ठीक, तो या तो यूनिट अपन क्या लिख सकते हैं? मोल प्रति क्यूबिक डेसीमीटर, या हम क्या ले सकते हैं? मोल प्रति लीटर। या हम 100 ग्राम अगर विलायक लेते हैं तो हमें देखेंगे 100 ग्राम विलायक में कितना विलेय हमारा घुला, विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? ठीक है, गुड। मतलब विलेयता विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा, एक निश्चित ताप और दाब। ठीक, ये तो होगी बात विलेयता। ठीक है, अब हम जब विलेयता के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे
दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है ठोस की द्रव में विलेयता। जब हमारा विलायक क्या है, द्रव है, और विलेय कैसा है, ठोस है। तो हम ये देखेंगे कि जो द्रव विलायक में ठोस की विलेयता का अध्ययन करेंगे। और सेकंड जब हम बात करेंगे कि हमारा जो विलेय है, विलायक है, वो द्रव है और विलेय क्या है, यहाँ पे गैस है, तो हम गैस की द्रव में विलेयता की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई विलेयता की। अब हम इसको समझेंगे कि जब हम किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ये जो घुलने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे जब किसी विलायक में, द्रव विलायक में मान लीजिए ठोस विलेय, जब हम इसको घोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारा विलायक कैसा है, द्रव में ठोस की विलेयता। ठीक है, द्रव में ठोस की विलेयता। तो हम देखेंगे कि जब किसी द्रव में हम ठोस को विलेय करते हैं तो उस पूरी ओवरऑल प्रोसीजर होता क्या है। तो होता ये है कि जब हम किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है कि उस द्रव में ठोस घुलना लगता है। वो जब घुलता है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इस ठोस का द्रव में घुलना, इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विलीनीकरण या डिसॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ठोस का क्या हो गया, द्रव में घुलना। लेकिन जब किसी द्रव में ठोस के कण बहुत सारे जब घुल जाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता उसके अंदर बढ़ जाती है, तो क्या होते हैं, वो ठोस के जो कण हैं वो आपस में टकराते हैं। कुछ कण क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। जब कुछ कण आपस में टकराते हैं तो क्या होते हैं, वो एक साथ एकत्रित होकर के जमा होने लगते हैं, मतलब फिर से ठोस में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उस क्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जो कण घुल गए हैं वो कण आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम दो प्रोसीजर हो रहे हैं। पहला प्रोसीजर क्या हो रहा है कि जब हम किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो वो घुलना लगता है, घुलने लगता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है द्रव के अंदर, तो उस क्रिया को कहते हैं डिसॉल्यूशन या विलीनीकरण। और फिर जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो कुछ कण आपस में टकराते हैं, कुछ कण आपस में टकराते हैं तो वो फिर से ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब जब दोनों प्रोसीजर यहाँ पे डिसॉल्यूशन, विलीनीकरण और क्रिस्टलाइजेशन दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एक समय बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम गेन करते हैं, इक्विलिब्रियम आता है, साम्य अवस्था पहुंचती है। और साम्य अवस्था में क्या होता है, घुलने की क्रिया दर और ठोस में बनने की दर, यानी उसकी गति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, और गतिक साम्य अवस्था कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि साम्य अवस्था पे क्या होता है कि दो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, अग्र विक्रिया और पश्च विक्रिया की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक इक्वेशन है, सॉल्यूट यानी विलेय को जब सॉल्वेंट में घोला तो क्या कन्वर्ट होगा, क्या बना, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक, इस क्रिया को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन में जो विलेय के पार्टिकल हैं वो आपस में टकरा करके जमा होते हैं, ठोस बन जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अपोजिट में होता है। ठीक है, साम्य अवस्था में दोनों की गति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसी को इसकी क्या कहते हैं अपन, विलेयता कहते हैं। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब विलेय की अधिकतम मात्रा विलायक में घुल जाती है। ठीक है बच्चों, तो घुलने का पूरा क्या होता है, प्रोसीजर होता है। विलेयता क्या होती है, ठोस में द्रव को घोलना। ठीक, उसको परिभाषित किया अपन ने। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं। जब किसी द्रव में ठोस की अधिकतम मात्रा घुल जाती है और उस घुलना जब बंद हो जाता है वो, तो उस क्रिया को, उस अवस्था को कहते हैं उसका सैचुरेटेड, संतृप्त अवस्था। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन कहलाते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन क्या होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें उसी तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। मतलब तापमान को, एक निश्चित तापमान पर अब हम उसमें और अधिक विलेय
नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है। मतलब इनिशियल स्टेज में जब हम किसी द्रव के अंदर, कोई द्रव है हमारा, विलायक है, उस विलायक में जब हम विलय को घोलते हैं, जब हम उस विलय को घोलते हैं तो पहले प्रारंभ में क्या होता है? घुलने लगता है, मतलब डिसोल्यूशन होता है, विलीनीकरण की क्रिया होती है। उस अवस्था में जो विलयन होता है वो कैसा विलयन होता है? असंतृप्त होता है। लेकिन जब उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है और साम्य अवस्था गेन हो जाती है, साम्य अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है, तो उस स्थिति में ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सब चीज़ें देख ली है कि घुलने की प्रक्रिया में क्या होता है, जब केवल डिसोल्यूशन की प्रक्रिया होती है, डिसोल्यूशन विलीनीकरण की क्रिया होती है, तो उस अवस्था में हमारा जो विलयन होता है वो कैसा होता है? असंतृप्त होता है। लेकिन फिर क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन भी होने लगता है। जब वो साम्यावस्था आती है, साम्यावस्था में दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारा विलयन जो होता है वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है। तो इस तरह से हम संतृप्त विलयन को, इस पूरी जो घुलने की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से पदार्थ घुलता है, उसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि असंतृप्त जो विलयन होते हैं उनमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, यानी वहां पे केवल एक ही प्रोसेस हो रही है, वो है डिसोल्यूशन। लेकिन जब हमारा विलयन साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, दोनों की दरें बराबर हो जाती है, दोनों की गति बराबर हो जाती है, यानी विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की जब रेट बराबर हो जाती है, गति बराबर हो जाती है, तो उस समय जो विलयन होता है वो कैसा विलयन होता है? वो होता है संतृप्त विलयन। ठीक बच्चों, तो आपने संतृप्त विलयन को भी समझ लिया, असंतृप्त विलयन को भी समझ लिया, और आपने वहां पे जो है घुलने की प्रोसीजर को भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये जो किसी भी द्रव की ठोस में जो विलेयता होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, तो पहला जो फैक्टर है वो है विलेय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलेय और विलायक की प्रकृति। तो इस विलेय और विलायक की जो प्रकृति है, इसके लिए एक नियम होता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यानी इसका मतलब हुआ कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे NaCl ध्रुवीय विलायक कैसे होगा? क्योंकि उसमें Na+ होता है और Cl नेगेटिव होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड जब वो होता है तो उसको हम किस में डिजोल्व कर सकते हैं? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर सॉल्यूट होता है, ध्रुवीय विलेय होता है, वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है। जैसे NaCl ध्रुवीय विलेय है, वो किस में घुलेगा? पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में घुल जाता है। और जो अध्रुवीय होते हैं, जैसे कि जिनमें अध्रुवीय कौन होंगे? जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, मतलब सहसंयोजक बंध होगा और उप सहसंयोजक बंध होता है, वो कहलाते हैं अपने अध्रुवीय। ठीक है ना? तो अध्रुवीय विलेय कौन सा है? जैसे नेपथलीन, ये किसमें घुलेगा? अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में घुलता है। समझ गए बच्चों? ध्रुवीय का मतलब होता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, जैसे NaCl। तो ध्रुवीय में घुलता है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हम चाहें कि NaCl को बेंजीन में घोलना चाहें तो नहीं घुलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा होता है टेम्परेचर का, तापमान का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों, हमने क्लास 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था इक्विलिब्रियम के अंदर, जिसको बोलते हैं ले चैटेलियर्स। ठीक है, उस थ्योरी में ये बताया गया था कि कोई अभिक्रिया अगर साम्य अवस्था में हो रही है, उस साम्य अवस्था में किसी एक भी फैक्टर को प्रभावित करेंगे तो क्रिया उस दिशा में होने लगेगी जिस दिशा में उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमारी क्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक है। इसका मतलब क्या है कि हमने जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोला
और उसमें क्या होता है, उस एंडोथर्मिक मतलब उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी ऊर्जा ली जा रही है। तो तापमान हम बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है ना। अरे जब हमने सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया, किसी द्रव में ठोस को घोला, और वो क्या हो रहा है, वो कैसी क्रिया है, ऊष्मा शोषी, मतलब उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाएगी, अकॉर्डिंग टू ले चटेलियर्स प्रिंसिपल, ले चटेलियर्स सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अपन जब बाहर से हीट देंगे, बाहर से ऊष्मा देंगे, तो फिर क्या होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और क्या होगा कि विलेयता बढ़ जाएगी। कौन कौन से कंपाउंड इस प्रकार, KCl, KNO3, AgNO3 ये एग्जाम्पल है। जब हम KCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊष्मा, तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इन सब की क्या होगी कि जब वाटर में घोलेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक, अगर ऊष्मा क्षेपी है, यानी हमने जो द्रव में, यानी सॉल्वेंट, द्रव सॉल्वेंट में हमने ठोस सॉल्यूट को मिलाया और घोलने पर अगर उसमें एक्सोथर्मिक है, यानी ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, तो फिर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें ऑलरेडी ऊर्जा निकल रही है, तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे लिथियम सल्फेट Li2SO4, Li2SO4 को जब हम वाटर में, पानी में घोलते हैं तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या है। ये दोनों चीजें आपने देख ली है कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, आप नोट कर सकते हैं। अब तीसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है प्रेशर का इफेक्ट, दबाव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब इसका मतलब ये है कि चूंकि क्या होता है, ठोस और द्रव दोनों में असंपीड्यता का गुण होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब ठोस को तुम कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन नहीं होगा, द्रव को भी कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन नहीं होगा। तो इन पर ये क्या होते हैं, असंपीडित होते हैं, यानी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसीलिए अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो भी इन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर किसी द्रव में ठोस को हम घोलेंगे तो उसकी विलेयता पर कोई दबाव बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, द्रव में ठोस की विलेयता। ठीक बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी तरल में, लिक्विड में, द्रव में गैस को घोलते हैं तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों कि लगभग अगर हम तरल को, यानी हमारा सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, और हम अगर गैसों की उसमें विलेयता की बात करें तो लगभग सभी गैसें पानी में घुलनशील होती है। ठीक है, सभी होती है, लेकिन उनके घुलने की जो सीमा है वो कम या ज़्यादा होती है, यानी अलग अलग होती है। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें, इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या होगा, वही निश्चित तापमान और एक निश्चित दाब, एक निश्चित तापमान और एक निश्चित दाब पर तरल के वो इकाई आयतन। ठीक है ना, वहां भी अपन ने विलायक की निश्चित मात्रा ली थी, यहां पे क्या लेना है, द्रव का इकाई आयतन। फॉर एग्जांपल 1 cc में घुलने वाली गैस की मात्रा को क्या बोलते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। सेम टू सेम वही है कि यहाँ पे क्या लेना है आपको, तरल मतलब लेना है, कैसा लेना है, इकाई, उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या लेना है, 1 cc लेना है। 1 cc में जो गैस घुलेगी, कितनी गैस घुल सकती है, उस गैस की
अधिकतम मात्रा, घुलने की मात्रा को क्या कहेंगे, उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही है, यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम लेना है, निश्चित लेना है। चलिए बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम द्रव में गैस की विलेयता। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति। क्या होती है विलेय और विलायक की प्रकृति? तो आपको बच्चों मालूम है, कुछ गैसें हैं आसानी से लिक्विफाइड हो जाती, द्रवित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया, HCl SO2, NH3 HCl SO2, ये जो गैसें होती हैं इनको आसानी से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पानी में इनकी जो घुलनशीलता होती है, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, वो अधिक होती है। ध्यान रखने का क्वेश्चन, ध्यान रखने की बात है, अमोनिया HCl SO2 ये आसानी से द्रवित अवस्था में आ जाती हैं, इसलिए इनके घुलने की विलेयता क्या होती है, अलग अलग अधिक घुलनशील होती है ये। जबकि H2, O2, N2, He, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, ये गैसें इनकी जो विलेयता होती है वो कम होती है कि इनको आसानी से द्रवित अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। ठीक, अगला है टेम्परेचर का इफेक्ट, तापमान का प्रभाव। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखने की बात ये है कि जब किसी गैस को हम द्रव में घोलते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है गैस का द्रव में घुलना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसीलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता कम हो जाती है। बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पूछते हैं, या ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं इस क्वेश्चन को, कि तापमान बढ़ाने पर गैस की विलेयता घट जाती है, बढ़ जाती है? तो क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसकी जो विलेयता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, अब चूंकि गैस की बात कर रहे हैं हम द्रव में घोलने की, तो इस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब इसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ पढ़ने वाले हैं अपन, जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ पढ़ेंगे अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा है। बच्चों आपने देखा होगा सोडा वाटर की बोतल, पेप्सी की बोतल, जब अपन ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, तो बहुत सारा झाग उसमें से निकलता है। झाग में कौन सी गैस निकलती है, तो बच्चों CO2 गैस निकलती है। अब वो CO2 गैस क्यों निकलती है, तो इसके लिए अपन हेनरी लॉ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझेंगे क्या होता है हेनरी लॉ। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम हेनरी। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विलायक में गैस के दबाव और उसकी विलेयता के बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। मतलब कि जो द्रव विलायक है उस विलायक में गैस का दाब बढ़ाने पर उस गैस की कितनी मात्रा उसमें घुल जाएगी, यानी दाब बढ़ाने पर गैस की मात्रा उसमें घुलेगी। ठीक है, तो इसके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। क्या है नियम, स्थिर तापमान पर टेम्परेचर को रखना है अपन को स्थिर। किसी तरल में गैस की विलेयता तरल की सतह के ऊपर मौजूद गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई तरल है, उस तरल में हम किसी गैस को विलय करेंगे तो गैस के द्वारा उस लिक्विड की सतह पर, जैसे कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड की सतह पर कोई गैस के द्वारा जितना ज़्यादा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डाला जाएगा, उस गैस की उतनी अधिक मात्रा उसमें घुलेगी। ठीक है, डाल्टन ने इसका एक निष्कर्ष निकाला और बताया कि ये जो विलयन होता है, उस विलयन में जो गैस की विलेयता होती है वो क्या होती है, उसके आंशिक दाब का, यानी उस गैस के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसका फंक्शन होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, डाल्टन ने हमको ये बताया कि जो विलयन होता है उस विलयन में गैस की कितनी मात्रा है, ठीक है,
ये उस गैस के द्वारा जो आंशिक दाब डाला जाता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अगर हम विलेयता की माप को मोल अंश का उपयोग करते हैं, यदि हम विलेयता के माप के रूप में मोल अंश का उपयोग करते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है आपका, उस सॉल्यूशन में क्या है, द्रव विलायक, उसमें क्या घोली जा रही है, गैस घोली जा रही है, तो उस गैस का मोल अंश कितना है उस सॉल्यूशन में, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। बच्चों हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया पहले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने मोल अंश को पढ़ा था। और मोल अंश क्या होता है, एक सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, उसकी मात्रा को बताता है। ठीक है, तो यही बात की गई है कि क्या है कि अगर हम ये माने कि उस जो द्रव में गैस की कितनी मात्रा विलेय है, यानी उस गैस की विलेयता की माप हम किस में लें, मोल अंश के रूप में लें, तो हम कैसे कहेंगे कि विलयन में गैस का आंशिक दाब उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी गैस का प्रेशर P किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल अंश के प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रेशर को हम क्या करेंगे, इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, KH। इस KH को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं KH को हेनरी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका विलयन है, गैस का जो विलयन है, मतलब उस विलयन में गैस की जो विलेयता है, उस विलेयता मोल, उसका जो मोल अंश है वो किसके समानुपाती होता है, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेनरी स्थिरांक की जो इकाई है वो टॉर भी ले सकते हैं और किलोवार भी ले सकते हैं, केवार के रूप में भी उसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे इस हेनरी लॉ के नियम को हेनरी के नियम को समझने के बाद हम समझेंगे कि ये जो हेनरी का जो स्थिरांक है KH, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो हेनरी का नियम अन्य गैसों की उपस्थिति में से स्वतंत्र होकर प्रत्येक गैस पर लागू होता है। मतलब इसका मतलब है कितनी भी गैस उपस्थित हो, कितनी भी गैस हो, पर प्रत्येक गैस के लिए ये लागू होता है। अगर गैस का मिक्सचर है तो प्रत्येक गैस के लिए हेनरी का नियम एक लागू होता है। दूसरा है समान विलायक और तापमान पर अलग अलग गैसों का मान अलग अलग होता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो कह रहा है, उनका कहना ये है कि सॉल्वेंट हम सेम ले लें, सेम सॉल्वेंट ले लें और टेम्परेचर भी हम सेम ले लें, तो जो अलग अलग गैसों के जो मान होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी KH की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है ना। अगला है तापमान बढ़ाने के साथ KH का मान भी बढ़ता है, अर्थात तापमान अगर हम बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जिसकी KH वैल्यू अधिक होती है उस गैस की विलेयता भी कम होती है। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, KH का मान बढ़ता है, KH का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तापमान बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ जाता है कि जलीय जीव जो होते हैं गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में रहना उनके लिए आरामदायक होता है। क्यों, क्योंकि क्या है, हमने पढ़ लिया तापमान बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस वो कम मात्रा में होगी क्योंकि विलेयता कम हो जाएगी। जब विलेयता कम हो जाएगी तो क्या होगा, गर्म पानी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम मात्रा में होगा, जबकि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर इसकी मात्रा अधिक होगी। इसलिए जलीय जीव ठंडे पानी की तुलना, गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में रहना उनके लिए आरामदायक होता है क्योंकि उनको रिच मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने KH का इम्पोर्टेंस समझा। अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या होते हैं अनुप्रयोग, तो हमने बताया था सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसमें हम ढक्कन लगा के बंद करके रखते हैं, क्योंकि ढक्कन लगाने से प्रेशर बढ़ गया तो CO2 का जो प्रेशर है वो कहाँ, उस वाटर के अंदर जो सॉल्वेंट है बढ़ गया, इसलिए उसकी विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकंड बात है कि हमने देखा जो स्कूबा डाइवर होते हैं
स्कूबा डाइवर मतलब समुद्री गोताखोर जो होते हैं, जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो उच्च दाब के कारण रक्त में वायुमंडलीय गैस जैसे नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। जब वो समुद्र की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा कि समुद्र के पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर का बढ़ जाएगा तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो विलेयता है वो बढ़ जाएगी, मतलब उनके ब्लड में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में घुल जाएगी। लेकिन जब वो सतह पर वापस आते हैं, समुद्र के अंदर से बाहर आते हैं, तो क्या होता है, दबाव कम हो जाएगा। सतह पे आएंगे तो पानी का दबाव कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा यानी प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो जो नाइट्रोजन उनके अंदर भर गई है ब्लड में, वो किसके रूप में निकलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है। तो यह रक्त केशिकाओं में रुकावट पैदा करती है, मतलब रक्त की जो नलियाँ होती हैं उनमें क्या करती है, बुलबुले आ जाते हैं ना, जब पाइप में बुलबुले आ जाते हैं तो पानी, एयर के बुलबुले आ जाते हैं जब, तो पानी निकलना पाइप से धीमा धीमा हो जाता, कम कम हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो रक्त की जो नलियाँ होती हैं, और रक्त की नलियों में नाइट्रोजन के बुलबुले भर जाते हैं, और जब भर जाते हैं तो क्या होता है, तकलीफ होती है। इससे क्या होता है, इसको कहते हैं बेंड्स कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, बेंड्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत मांसपेशियों में मतलब नलियों में दर्द होता है, और ये कैसा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए गोताखोर क्या करते हैं अपने साथ हीलियम, चूंकि हीलियम और वायु का मिश्रण ले जाते हैं। हीलियम हल्की होती है, समझे आप, हीलियम क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तीसरा इसका है पहाड़ों पर। जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का दबाव कम होता है। जैसे हम पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं ना, ऑक्सीजन का दबाव कम होने से क्या होगा, जब दबाव कम होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की घुलने की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेशर बढ़ाने पर जब गैस का प्रेशर विलायक के ऊपर डालते हैं तो गैस की अधिकतम मात्रा उसमें घुलती है, हेनरी लॉ के अनुसार। ठीक है, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी जिससे उनको कमजोरी और उनकी जो थिंकिंग पावर होती है, सोचने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसको, एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि जो हेनरी लॉ होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। पहले बात यह कि हेनरी लॉ होता किस लिए है। हेनरी लॉ हमको ये बताता है कि किसी द्रव में कोई गैस घुल रही है, किसी द्रव में जब किसी गैस की जो विलेयता है वो किस पे डिपेंड करती है, उस गैस के द्वारा उस विलायक की सतह पर जो दबाव डाला जाता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर अगर हम ये देखें कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, उस विलायक के अंदर, उस विलयन के अंदर जो है विलेय गैस की मात्रा कितनी होती है, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके समानुपाती होता है, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आंशिक दबाव क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर गैस के द्वारा उस द्रव की सतह पर जो दबाव डाला जा रहा है उसको कहते हैं आंशिक दाब। तो P समानुपाती काई, P बराबर KH। तो KH की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो गैस की विलेयता कम होती है बच्चों, और जब KH की वैल्यू कम होती है तो गैस की विलेयता अधिक होती है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, KH की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो गैस की विलेयता घट जाती है। ठीक है बच्चों, ये अपन ने समझा, और साथ ही साथ अपन ने ये भी समझा कि जो है कि KH की जो वैल्यू होती है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर विलेयता और हेनरी लॉ को समझा। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और कृपया इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में मैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।